नमस्कार। आज की क्लास में हम देखते हैं राजस्थान की कृषि और राजस्थान की कृषि का हमने एक पोर्शन जो है एक क्लास हमने देख ली है। क्या क्या देखा हमने राजस्थान की कृषि के बारे में, तो देख लीजिए। हमने कृषि का महत्व देखा है, भूमि का उपयोग, कृषि के प्रकार, यहाँ तक कि हमने पोर्शन को देखा है। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है फसलों का वर्गीकरण। तो राजस्थान में कृषि की जो फसलें हैं उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखें। ये हमारे पास में आ गया फसलों का वर्गीकरण भी। तो फसलों का वर्गीकरण दो तरीके से हम देखेंगे। एक हम देखेंगे जलवायु के आधार पर और एक हम देखेंगे उद्देश्य के आधार पर कि हमारा उद्देश्य क्या है उस फसल को लेकर के। तो जब हम जलवायु के आधार पर फसलों को देखते हैं तो जलवायु कौन कौन सी है, जैसे ग्रीष्म काल की है, शीतकाल की और वर्षा काल की है। राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो उन 3 प्रकार की ऋतुओं में कौन कौन से हम फसलों की बुआई करते हैं या उत्पादन करते हैं, उनको हम इस जलवायु के आधार पर बांटते हैं। सबसे पहले ग्रीष्मकालीन फसल जो है वो जायद की फसल कहलाती है। ग्रीष्मकालीन फसल जायद की फसल है जो कि अप्रैल से लेकर के जून की टाइमिंग होगी, जिसकी टाइमिंग अप्रैल से जून की होगी भी, जून की। और इस समय ग्रीष्म ऋतु है, यानी गर्मी अधिक होने की वजह से बंद करना गेट। गर्मी अधिक होने की वजह से ये कैसी होगी, शुष्क होगी, यानी यहाँ की जलवायु कैसी होगी, शुष्क होगी। फिर दूसरा देखिए शीतकालीन। अब ग्रीष्म के बाद में हमें जो नेक्स्ट देखनी है वर्षाकालीन वाली देखनी है। तो इसको पहले देखिए, जून से लेकर के जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, जून जुलाई की बुआई में, और इसको सितंबर अक्टूबर तक लेकर के चलते हैं, सितंबर अक्टूबर तक। जून जुलाई से शुरू करेंगे और सितंबर अक्टूबर में जाकर के इसकी जो है कटाई कर दी जाएगी। ये खरीफ की फसल कहलाएगी। और फिर आती है तीसरी हमारे पास में शीतकालीन, जो कि अक्टूबर नवंबर से शुरुआत करेंगे। अक्टूबर नवंबर में शुरुआत करेंगे और मार्च अप्रैल में जाकर के इसकी कटाई हो जाएगी भी। मार्च अप्रैल में यहाँ पर कटाई कर दी जाएगी। तो यहाँ तक की बात को इस प्रकार से समझिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यानी कि अगर अपन एक सीक्वेंस से शुरू करें तो सबसे पहले आप रबी की बात को शुरू करो, ठीक है। रबी अक्टूबर नवंबर से शुरू करते हैं, मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाती है। मार्च अप्रैल के बाद में कौन आएगा, अप्रैल से जून के बीच में कौन आएगा भी, ग्रीष्म ऋतु, ये जायद की फसल आएगी। अप्रैल से जून के बीच में जायद की फसल है। और जून के बाद में, जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक कौन सी चलेगी, खरीफ की फसलें चलेगी। यहाँ जायद की फसलों में जो कि शुष्क फसलें हैं, इसमें हमें पानी की अधिक आवश्यकता है क्योंकि पानी यहाँ पर नहीं है, बरसात नहीं हो रही, ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, शुष्क होती है। शुष्क यानी कि मतलब जिसमें अपने को ज़्यादा प्यास लगती है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे किसका उत्पादन करते हैं, सब्जियों का, तरबूज, खरबूज, ककड़ी। ये इन सब में क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है। इन सब में पानी की मात्रा अधिक होती है। और लेकिन इनको बनने के लिए पानी कम चाहिए, इनको पैदा करने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये बरानी क्षेत्र में भी हो जाते हैं। तरबूज जो होते हैं, खरबूजा होता है, ये रेगिस्तान में भी हो जाते हैं। तो इनको पानी की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें पानी की आवश्यकता है। इसलिए हम अपना पानी जो है वो किससे पूरा करते हैं, इन फसलों से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पशुओं के लिए चारा है। अब ये 3 बातें रखनी है, मूंग, उड़द और मूंगफली। मूंग, उड़द और मूंगफली। हालांकि ये तीनों की तीनों फसलें हैं किसकी, खरीफ की है, क्योंकि ये खरीफ के अंदर आती है, परंतु इसकी बुआई पहले की जाती है। यानी कुछ क्षेत्र में, यानी राजस्थान के अंदर इसकी बुआई जो होती है वो लगभग पहले कर दी जाती है। तो इसीलिए मूंग, उड़द और मूंगफली है तो किसकी, खरीफ की फसलें, परंतु राजस्थान और गुजरात में इसकी बुआई जो होती है वो जायद के समय में हो जाती है। कैसे, आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, उसके बाद में हम दूसरी जो देखनी है, ये हमारे पास में पहली यदि हम देखते हैं तो इसको हम 2 नंबर कहते हैं, ये दूसरी होगी और इसे तीसरे नंबर दे देंगे, ठीक है। तो खरीफ की फसल है, इसे उष्णार्ध कहेंगे, यानी उष्ण प्लस आर्द्र। आर्द्रता कैसे, वर्षा हो रही है इसीलिए आर्द्रता होगी, परंतु ये जो महीने हैं ये गर्मी के महीने हैं। टेम्परेचर अधिक है परंतु बरसात भी है। तो टेम्परेचर अधिक हो तो उसे हम गर्म कहेंगे, और गर्म को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उष्ण।
और बरसात से आर्द्रता होगी तो ये कहलाएगा उष्ण आर्द्र। क्या कहलाएगा भी? उष्ण आर्द्र। उष्ण प्लस आर्द्र। इस समय आपने देखा था कि हम खरीफ के अंदर 125 से लेकर के 130 लाख हेक्टेयर भूमि का जो है मतलब कि यहाँ पे बुआई करते हैं। कितनी बुआई करते हैं? 125 से लेकर 130 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुआई करते हैं। क्यों करते हैं बुआई? क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे आर्द्रता है, और आर्द्रता बरसात होने की वजह से बरानी क्षेत्र में भी बुआई हो सकती है। बरसात होने की वजह से बरानी क्षेत्र जहाँ सिंचाई नहीं पहुँच पाती वहाँ पर भी कृषि कर सकते हैं। इसीलिए इस समय सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बुआई की जाती है। जबकि यहाँ शीत ऋतु में यहाँ पर बुआई जो होती है वो 70 से 75 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है। 70 से 75 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है। अब आप खुद ही यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन निकालो, निष्कर्ष निकालो कि यहाँ पर हम 70 से 75 लाख भूमि पर ही बुआई करते हैं, जबकि यहाँ 125 से 130 कर पाते हैं। ऐसा क्यों भी? ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऋतु में बरसात हो रही है, और बरसात के समय अगर हमने रेगिस्तान में बीज डाल भी दिए ना तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे फसल निकल आएगी। इसलिए हमें यहाँ पे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, इसलिए हम ज़्यादा क्षेत्र पर बुआई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए सिंचाई हमारे अधिक क्षेत्र पर होती नहीं है, जिस वजह से हम यहाँ पर अपनी कृषि योग्य भूमि का कम प्रयोग कर पाते हैं। कृषि योग्य भूमि हमारे पास में बहुत है, 56% हमारे पास में भूमि है कृषि योग्य, परंतु फिर भी हम 33% ही यूज़ कर पाते हैं, 30% ही यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ सिंचाई की आवश्यकता है। ओके, इसके बाद में देखिए, इसे हम सियालू कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? सियालू कहेंगे। सियालू यानी सर्दियाँ जब शुरुआत हो जाती हैं, देखो सितंबर अक्टूबर में इसकी जब कटाई होती है ना, ये सर्दियाँ होती हैं इस समय। अक्टूबर के अंदर जाकर के जब दीपावली आती है तो दीपावली में आपने देखा होगा, दीपावली के बाद में गुलाबी सर्दी बोलते हैं, है ना। दीपावली के बाद में जो सर्दी शुरू होती है उसे गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है, यानी सर्दियाँ शुरुआत हो जाती हैं। तो सर्दियों की शुरुआत में कटाई हो रही है, यानी ये फसल हमें कब मिल रही है? सर्दियों में। तो हम इसे सियालू कहते हैं, पंजाबी में सियाल कहते हैं। सर्दियों में क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल 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 यानी कि ठंड आ रही है। तो इसीलिए इसका नाम हमें याद करना आसान है, इसीलिए आप भी याद करने का प्रयास करना कि सर्दियों में मिलेगी आप उसे सियालू कहेंगे, ठीक है। और जो आपको गर्मियों में मिलेगी उसे आप उन्नालू कहेंगे। ये गर्मियों में मिल रही है। कब मिल रही है आपको? ये मार्च अप्रैल में मिल रही है, ठीक है। ये मिल रही है आपको सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर में मिल जाएगी। अक्टूबर लास्ट में आपको देखना दीपावली पे, दीपावली के बाद में लोहड़ी आती है ना, लोहड़ी आप नहीं मनाते, जनवरी के अंदर लोहड़ी का त्यौहार आता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख लेना, लोहड़ी का पूरा डाल रखा है मैंने, ठीक है। तो लोहड़ी के समय मूंगफली, यानी सर्दियों में मूंगफली बहुत खाते हैं लोग, बैठ कर के मूंगफली रेवड़ियाँ वगैरह खाते हैं ना सर्दियों के अंदर। ये जरिया होता है, अपने मुंह को चलाते रहोगे ना तो सर्दी कम लगेगी, मुंह चलता रहता है तो सर्दी कम लगती है ना, इसीलिए। तो ये हमें कब मिल रही है? सर्दियों मिल रही है, इसलिए हम इसको सियालू बोलते हैं। अब देख लीजिए लास्ट में कि इसमें फसलें कौन कौन सी आने वाली हैं। तो देखिए ज़रा, सियाल में कौन कौन सी मिलेंगी सर्दियों में? चावल, कपास। अब कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र बन गए। तो आप यूँ समझो कि सूती वस्त्र हमें कब जरूरत पड़ती है? मोटे कपड़ों की कब जरूरत पड़ती है? सियालों में, यानी कि सर्दियों में पड़ती है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। फिर आप देखोगे मक्का, अभी जो है मक्का चल रहा है, मक्का खाते हैं ना अपन, ये मक्का जो छली बोलते हैं, मक्का ही बोलते हैं आप तो यार इधर, है ना, या मक्का ही बोलते हो, क्या बोलते हो? नहीं, वो कॉर्न बोलते हैं, मक्का बोलते हैं ना, इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो आपको हर जगह रेडी पर वो मिल जाएगा, ठीक है, उसको गर्म कर, भुट्टा बोलते हो आप, है ना इधर, तो वो भुट्टा आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वो अभी कच्चा है, जो आप खा रहे हो ना वो भी कच्चा है, इसको पकने में अभी और समय लगेगा। इसलिए ये मत सोचना कि भुट्टा आपको अब मिल रहा है इसका मतलब वो यहाँ से निकाला था, नहीं, यहाँ से निकाला था तो अब तक वो पक गया होगा, इसलिए कच्चा है, इसलिए कब पकेगा? अक्टूबर तक जाकर के पकेगा।
आपको अक्टूबर में मिलेगा ही नहीं बाद में वो, ठीक है। उसके बाद में देखिए जूट, तो जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, ये दोनों पास में रखना। ज्वार बाजरा, ज्वार और बाजरा, बाजरा आपके आसपास है तो ज्वार बाजरा हो गया। रागी सोयाबीन, रागी और सोयाबीन, ये सारी जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। रबी में कौन कौन सी आ जाएंगी, तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये याद करने आसान रहते हैं, गेहूं, जौ, चना, सरसों होता है। इसी के साथ में आप देख लोगे राई, सरसों के जैसी ही क्या होती है, राई होती है, छोटे छोटे। आप तो यहाँ पे उसका तड़का भी लगाते हो ना, हमने भी यहाँ आकर के सीखा है, पहले नहीं लगाते थे हम, यहाँ आकर हम भी राई डालने लगे, तो राई होगी। इसके अलावा रह गया आपके पास में मटर, अफीम और इसबगोल, मटर, अफीम और इसबगोल, तो ये आपको 3 और साथ में याद रखने हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में फसलें हो जाएंगी जो रबी की फसलें हैं और खरीफ की फसलें हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देखें। अब आता है उद्देश्य, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। खाद्यान्न है, आपको खाने के लिए उगानी है, तो खाने के लिए किस प्रकार के खानी है, अनाज के रूप में खाना है या दलहन के रूप में दाल बना करके खाना है या आटे के रूप में खाना है। तो आटा किसका बनेगा, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, मंडुआ, इन सब से क्या बनता है भी, आटा बनता है, जिसे हम अनाज के रूप में खाते हैं। और दाल किससे बनती है, चने की दाल, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, अरहर, ओट और सोयाबीन, इन सब की क्या है, दाल बन जाती है। तिलहन के रूप में मूंगफली से तेल निकलता है, तिल से तेल निकलता है, सरसों है, सोयाबीन से तेल भी निकलता है, और सोयाबीन को हम यहाँ पर दाल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अरंडी है, अलसी है, तो ये कौन से हो गए, तिलहन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर व्यापारिक फसलें, यानी आपको अगर प्रश्न मिलेगा तो छोटा सा प्रश्न मिलेगा 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, कि कुछ व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए या कोई रेशेदार फसलों के नाम लिखिए या तिलहनी फसलों के नाम लिखिए। तो आप इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कपास और जूट, ये कौन सी हो जाएंगे, आपकी रेशेदार फसल हो जाएंगी। रेशा बताना हो तो रेशेदार फसल कह दोगे। ये बाकी सब आपकी व्यापारिक फसलें हैं, कपास, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, यानी जिसका हम घर पर प्रयोग नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, जिसे हम घर पर नहीं यूज़ कर सकते, जिसे हमें बेचना ही पड़ेगा, वो व्यापारिक है, ठीक है। आप कपास का कुछ नहीं कर सकते, वो तकिए में डाल लो, वो अलग बात है, ठीक है, वो चल जाएगा। चाय की पत्तियाँ सुखा करके इसको अच्छी तरीके से चाय तैयार की जाती है। और गन्ना, कॉफ़ी, गन्ना भी हो गया हमारे पास में। अब गन्ने का हम डायरेक्ट खाएं तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी क्या बनेगी, शुगर बनेगी। तंबाकू हो गया, रबर हो गया, अफीम हो गई, नारियल है, सूखे मेवे हैं, सूखे मेवों में कौन से आ जाएंगे, बादाम, काजू, किशमिश, ये वाले सारे आ जाते हैं। जूट है, मसाले हैं, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, व्यापारिक फसलें होती हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हमारा उत्पादन का उद्देश्य क्या रहेगा। यानी आपको लिख दिया जाए कि किन्हीं 5 खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, रबी की फसलों के नाम लिखिए, खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए, या फिर इसी प्रकार से व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखते हैं आगे, फसलों के उत्पादन की बारी है कि फसलों में सर्वाधिक उत्पादन क्या है। पहले यहाँ पे ध्यान रखना नोट, भारत की कृषि वर्ष जो है वो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून है। कल हमने बात की थी 1 जुलाई से 30 जून इसका कृषि वर्ष कहलाता है। बाजरा खरीफ की फसल है, परंतु शुष्क जलवायु के क्षेत्र में होती है। बाजरा फसल कौन सी है, खरीफ की। बाजरा जो है, बाजरा ये फसल है खरीफ की। खरीफ की फसल यानी कि उष्ण आर्द्र, यानी कि इसमें ये वाली खरीफ की फसल तो उष्ण आर्द्र होती है, यहाँ तो बरसात बहुत होती है, परंतु बाजरे को ज़्यादा बरसात की आवश्यकता नहीं है, वो शुष्क जलवायु में भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट अलग से है, वो क्या लिखा है इसने कि बाजरा फसल तो खरीफ में आएगा, परंतु इसको आवश्यकता यानी कि अपने को ज़्यादा बरसात की आवश्यकता नहीं है, यह शुष्क क्षेत्र में भी हो सकता है। तो शुष्क यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में भी हो जाता है। मूंग और मूंगफली सामान्यतः खरीफ की फसल है, किंतु पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी पूर्वी गुजरात में इसे जायद में बोया जाता है, यानी खरीफ से पहले ही बो दिया जाता है इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये 2 बातें नोट के रूप में आपको जान रखनी है। अब देखिए, फसलों में सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं, तो इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको, ये आप बाद में अपने आप भर लेना इसको ना। पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे
कि राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न फसल कौन सी है? राजस्थान में बोई जाने वाली सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो है बाजरा। राजस्थान में उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो है कौन सी भी? गेहूं है। राजस्थान में बोई जाने वाली दलहन कौन सी है? बोई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? दलहन कौन सी भी? मोठ है। हाँ, मोठ अधिक है, मोठ है। परंतु उत्पादित की जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? उत्पादित की जाने वाली दलहन फसल वो है चना। सर्वाधिक उत्पादन किसका किया जाता है? चने का उत्पादन। बोया तो हमने मोठ को, परंतु ये पूरी नहीं निकल पाती ना, ये चने के मुकाबले कम निकल पाती है। क्यों? क्योंकि चना जो है ये खरीफ की फसल है। ये कौन सी है? सॉरी, रबी की फसल है। और ये कौन सी है अपने पास में? खरीफ की फसल है। मोठ खरीफ की फसल में आता है। फिर देखिए उसके बाद में सर्वाधिक बोया जाने वाला तिलहन कौन सा है? सर्वाधिक बोया जाने वाला तिलहन कौन सा है? तो सरसों है, सरसों। और सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला तिलहन कौन सा है राजस्थान में? तो ये भी सरसों। सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला तिलहन कौन सा है? सरसों। अब यहाँ देख लेते हैं कि राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। किस किस के उत्पादन में पहला स्थान है? सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान का भारत में पहला स्थान, भारत में प्रथम स्थान। खाद्यान्न में किस में प्रथम स्थान है? बाजरे में है, बाजरा में है। दलहन में किस में है? दलहन में चना है। और तिलहन में सरसों। यानी राजस्थान का बाजरा, चना, सरसों के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। तो उनमें से बाजरा क्या हो गया? खाद्यान्न फसल। चना क्या हो गया? दलहन फसल। और सरसों क्या होगी? तिलहन फसल होगी। तो साथ साथ में ये पॉइंट भी हो गए। ओके, इसके बाद देखिए जरा, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला, खाद्यान्न बोने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक खाद्यान्न बोया जाता है। वे किस जिले में बोया जाता है सर्वाधिक? तो बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में बोया जाता है। परंतु उत्पादित कहाँ किया जाता है? उत्पादित कहाँ किया जाता है? तो अलवर में। क्या समझे कि सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें बोई कहाँ पे जाती हैं? बाड़मेर में। परंतु उत्पादित कहाँ की जाती हैं? अलवर में। कारण ये है कि बाड़मेर में बोएंगे तो सिर्फ बाजरा बोएंगे, तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है बाड़मेर के अंदर, क्योंकि सबसे अधिक कृषि भूमि किसके पास में है? बाड़मेर के पास में है। तो वो बो दिया हमने, परंतु वो वर्षा पर डिपेंड करता है। बोने से मतलब नहीं है, उत्पादित की वजह से वो क्या होता है? कम उत्पादन होता है। जबकि यहाँ पर रबी और खरीफ दोनों ही फसलें उत्पादित की जाती हैं, इसलिए दोनों में एक तरफ बाजरा एक तरफ गेहूँ। तो खाद्यान्न में क्या हो गया? ज़्यादा। खाद्यान्न में उत्पादन में ज़्यादा स्थान किसका है? अलवर का। अलवर सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है। अब उस खाद्यान्न में बाजरा हो सकता है, ज्वार हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, मक्का हो सकता है, वो कोई भी हो भले, उससे मतलब नहीं है अपने को। दोबारा अच्छी तरीके से समझना कि सबसे अधिक खाद्यान्न को बोएगा कौन? बाड़मेर। जबकि सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कौन करेगा? अलवर करेगा। ऐसे आगे देखो, दलहन सबसे अधिक दलहन को बोएगा कौन? बोता है चूरू। परंतु उत्पादित कौन करता है? उत्पादित करता है नागौर।
उत्पादित कौन करता है? नागौर। यानी सबसे अधिक दलहन फसलें किस जिले में उत्पादित होती हैं? तो नागौर जिले में उत्पादित होती हैं। फिर आती है तिलहन फसल भी, तिलहन फसल। तो सर्वाधिक तिलहन बोई जाती है कहाँ पे? बारां जिले में। और सबसे अधिक तिलहन का उत्पादन किया जाता है कहाँ पे? बारां जिले में ही किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोई कौन सी तिलहन गई थी? सोयाबीन। और यहाँ पर उत्पादन भी किसका किया गया? सोयाबीन का। तो जितनी बोई गई सारी उत्पादित कर ली गई। तो उसके मुकाबले कहीं और ना तो बोए जाने वाला क्षेत्र अधिक रहा, ना ही वहाँ पे उत्पादन अधिक हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जिले के हिसाब से है, ये जिले के हिसाब से है, ये फसल के हिसाब से है कि फसल के हिसाब से सबसे अधिक कौन सी बोई गई थी? बाजरा। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाड़मेर में बोई गई थी, नहीं, ये हो सकता है ये खरीफ की फसल है तो ये तो पूरे राजस्थान में कहीं पे बोई गई हो भले, परंतु रबी की फसल ज़्यादा उत्पादन देती है अपने को, रबी की फसल अधिक उत्पादन देती है। तो इस प्रकार से ये फसल के हिसाब से है और ये जिले के हिसाब से है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जलवायु के हिसाब से कि जलवायु के हिसाब से सर्वाधिक किस फसल को बोया जाता है। तो देखिए जरा, रबी की फसल, रबी की फसल में सर्वाधिक खाद्यान्न कौन सा बोया जाता है और कौन सा उत्पादित किया जाता है। अब रबी की फसल में से खाद्यान्न निकालो कोई सा, चेक करो, नोट किए थे क्या? रबी की फसल में आपने खाद्यान्न नोट किए होंगे, तो मुझे बताओ जल्दी से कि कौन सा खाद्यान्न आपको लगता है कि सबसे अधिक उत्पादन करेगा, सबसे अधिक बोया जाएगा? कौन सा था? गेहूं था। अभी कौन सा है? गेहूं। दलहन के बारे में बताओ जल्दी से। दलहन कौन सा था? चना है। तिलहन के बारे में बताओ। सरसों है। ठीक है, अब ऐसे ही यदि मैं खरीफ के बारे में कहूँ कि खरीफ के समय जो खाद्यान्न बोया जाएगा तो सबसे अधिक कौन सा बोया जाएगा? सबसे अधिक कौन सा है? अब चेक करो जल्दी से बताओ। उसमें बाजरा, खरीफ में कौन सा है? बाजरा है। तो बाजरा सबसे अधिक बोया जाएगा और सबसे अधिक उत्पादित भी किया जाएगा, क्योंकि ये किसका समय चल रहा है? सिर्फ खरीफ के बारे में बात कर रहा है कि खरीफ में सबसे अधिक बोया किसको? बाजरे को। तो सबसे अधिक निकालेंगे भी किसको? बाजरे को निकालेंगे। पूरे साल भर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जो बात चल रही थी वो कौन सी थी? पूरे साल भर की बात थी कि पूरे साल भर में पैदा किया कि बोया किसे गया? बाजरे को, लेकिन पैदा कौन हुआ सबसे अधिक? गेहूँ। ये दोनों फसलों को, इन दोनों को मिला करके बात कर रहे थे और यहाँ पर हमने अकेले अकेले की बात की है। अब खरीफ के अंदर दलहन बताओ, कौन सा दलहन है जो सर्वाधिक बोया जाता होगा? सबसे अधिक बोया जाता होगा वो कौन सा होगा? मोठ। कौन सा भी? मोठ है। सोयाबीन तो तिलहन में काउंट किया हमने। तो फिर आता है तिलहन। तो बताओ जरा तिलहन में कौन सा आएगा? अभी सोयाबीन पहले बता दिया ना, सोयाबीन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? सोयाबीन। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करनी है, अच्छी तरीके से समझना है कि यदि मैंने पूछ लिया कि पूरे साल भर में राजस्थान के अंदर सबसे अधिक किसे बोया गया था? खाद्यान्न के अंदर बाजरा बोया गया था, दलहन में मोठ बोया गया था, तिलहन में सरसों बोई गई थी। तो पूरे साल भर में हमने सबसे अधिक उत्पादन किसका किया? खाद्यान्न में गेहूँ उत्पादित किया, दलहन के अंदर चना उत्पादित किया और तिलहन में सरसों उत्पादित किया। ये तो होगी पूरे साल भर की बात। अब यहीं पर बात करते हैं कि पूरे साल भर में सबसे अधिक खाद्यान्न किस जिले में बोया गया था पूरे साल भर में? तो बाड़मेर में सबसे अधिक बोया गया, परंतु उत्पादन किसने किया पूरे साल भर में? अलवर ने किया। और इसी तरीके से दलहन का बोया किसने? चूरू ने। और उत्पादन किया किसने? नागौर ने। और इसी तरीके से तिलहन का बोया किसने? बारां जिले ने। और उत्पादन किया किसने? बारां जिले ने किया। ये हो गया इस प्रकार से दोनों के दोनों साल भर के। और ये हो गए 6-6 महीने के जो फसल के हिसाब से हो गया रबी की फसल में। तो रबी की फसल में हमने सबसे अधिक पैदा किया खाद्यान्न में किसको पैदा किया? गेहूं को पैदा किया, गेहूं को ही बोया था।
क्योंकि उस समय तो एक ही फसल, देखो रबी में कितनी फसलें हैं हमारे पास में। अब रबी में अगर हम सबसे अधिक बो रहे हैं किसको भी, रबी की फसल में यदि हम सबसे अधिक गेहूं को बो रहे हैं तो सबसे अधिक उत्पादन जौ का तो हो नहीं सकता, क्योंकि बोया ही किसको गया था, तो फिर वही उत्पादन होगा। फिर ऐसे ही दलहन में कौन सा आ जाएगा, चना, और तिलहन में कौन सा आ जाएगा, सरसों। यहाँ की बात करेंगे तो सबसे अधिक हमने बोया किसको था, बाजरा, तो उत्पादन भी बाजरे का करेंगे। दूसरा कौन सा आ जाएगा, मोठ, तो अब इसमें एक मोठ भी लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना मोठ, इसमें लिखा हुआ नहीं है तो मोठ, तो मोठ दलहन के अंदर आ गया। और तिलहन में सोयाबीन आ गई। तो इस प्रकार से ये हमने काफ़ी कंक्लूजन निकाला है। अब आप इसका फाइनल निष्कर्ष बताओ मुझे, यहाँ पर क्या निकलेगा फाइनल। खरीफ की सबसे बड़ी फसल कौन सी है, गेहूं। भले दलहन पूछे, तिलहन पूछे, खाद्यान्न पूछे, सबसे बड़ी कौन सी है, गेहूं है। रबी की सबसे बड़ी फसल कौन सी है, बाजरा। रबी, अरे उल्टा बोल दिया, रबी की कौन सी है, गेहूं, और यहाँ पे कौन सी है, बाजरा है। अब बताओ सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी हुई। अब यहाँ डाउट रह जाएगा कि उत्पादन की बात कर रहा है यहाँ बोए जाने की बात कर रहा है, तो यहाँ उत्पादन की बात कर रहा है कि राजस्थान में सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी निकली, तो गेहूं निकली भी। राजस्थान में सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी निकली, तो चना निकला। तिलहन फसल कौन सी निकली, तो सरसों निकली। क्लियर है। इस प्रकार से ये हमारे पास में निष्कर्ष निकल करके आ गया। तो यानी हमने फसलों में सर्वाधिक क्या क्या था वो हमने देख लिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम इस टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है अभी क्रांतियाँ भी, जो इसके लिए क्रांतियाँ हुई है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। कौन कौन सी क्रांतियाँ हैं, बस उसका आपको रिलेशन ध्यान रखना है कि किसका किसके साथ में रहेगा। हरित क्रांति, नाम से ही पता है हरित क्रांति किससे सबसे ज़्यादा हमने देखा है इसके बारे में, तो किससे संबंधित है ये, अनाज से संबंधित है, या यूँ कहें तो कृषि से संबंधित है। सीधा पूछे कृषि से, और कृषि में भी पूछे किससे संबंधित है, तो अनाज, यानी कि जो भी अनाज होते हैं। अब अनाज के अंदर जरूरी नहीं है कि वो गेहूं से होगा, परंतु अनाज में भी अगर पूछ ले कि किस फसल के लिए ये हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो गेहूं और चावल। सबसे पहले हरित क्रांति की जो शुरुआत है, जो हरित क्रांति के जनक है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। कौन है अभी, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने मेक्सिको के अंदर इस क्रांति को लाया था। मेक्सिको देश में इस क्रांति की शुरुआत की थी नॉर्मन ई बोरलॉग। और जबकि हरित क्रांति को भारत में लाने का जो श्रेय है वो है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको है भी, एम.एस. स्वामीनाथन को है। भारत में ये जो आई थी एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में लेकर के, भारत में इसकी हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी 1966-67 के अंदर हुई थी। 1966-67 के अंदर एम.एस. स्वामीनाथन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। परंतु हरित क्रांति का जनक कौन है विश्व के अंदर, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग है। और ये जो हरित क्रांति है ये गेहूं व चावल की फसल के लिए शुरुआत की गई थी। गेहूं व चावल के लिए, गेहूं चावल के लिए। और राज्य पूछे तो ये पंजाब और हरियाणा में शुरू की गई थी। पंजाब और हरियाणा में शुरू की गई थी। और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई किसके लिए, गेहूं के लिए। दोबारा सुनिए, सबसे पहले हरित क्रांति को कृषि के क्षेत्र में लाया गया। कृषि के कौन से क्षेत्र में लाया गया, टमाटर उत्पादन में, फसलों के बारे में, दलहन के बारे में, तिलहन के बारे में, तो इसे लाया गया अनाज के बारे में, खाद्यान्न के बारे में। ठीक है, खाद्यान्न में भी पूछे किसके बारे में, तो आएगा गेहूं और चावल के बारे में। और गेहूं और चावल हो गया। फिर पूछ ले कि विश्व के अंदर शुरुआत की जाती है मेक्सिको से, तो फिर भारत में शुरुआत की जाती है कहाँ से, पंजाब और हरियाणा से शुरू की जाती है। क्लियर है। इस प्रकार से, और विश्व में शुरुआत करते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में लेकर के आते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। आगे चलते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन किसके लिए भी, श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं। दूध उत्पादन के लिए इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। तो आपको पता है दूध सफ़ेद होता है,
तो सफ़ेद आप याद रखेंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन भी। कौन सा? वर्गीज कुरियन। तो इनके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे कहाँ पर, जब हम पशुधन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ हम इससे देखेंगे। फिलहाल ध्यान रखना कि इसके जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ये भारत के ही है, कोझिकोड केरल के निवासी हैं ये वाले। तो ये भारत से शुरुआत हुई है श्वेत क्रांति की, जबकि हरित क्रांति की शुरुआत विश्व से हुई है। आइए, तो ये दूध के लिए होगी। अब बताइए जल्दी से, लाल क्रांति किसके लिए है? लाल। तो टमाटर कैसा होता है अभी? लाल होता है। काली क्रांति या काला सोना किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम को कहेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम और कोयला ये क्या है? एक साथ ही निकलते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये तीनों एक ही क्षेत्र से निकलते हैं। पीली क्रांति, अब पीली क्रांति किसके लिए? तिलहन के लिए। तो सरसों के फूल देखे हैं कैसे होते हैं? पीले होते हैं। इस तरीके से आपको बराबर करना है। नीली क्रांति, अब नीला क्या होता है? पानी। तो नीला पानी, पानी में क्या होगा? मत्स्य पालन होगा। तो मछली पालन का काम जो है वो नीली क्रांति बढ़ावा देगी। गोल क्रांति, तो गोल क्या हो गया? आलू गोल हो गया। गुलाबी, तो गुलाबी क्या हो गया? प्याज गुलाबी हो गया। प्याज और झींगा मछली के उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति शुरू की गई। रजत क्रांति, रजत यानी कि ये सिल्वर की तरह सफेद ही होता है रजत भी। तो क्या हो गया? ये मुर्गी यानी कि अंडा उत्पादन के लिए जो है वो कौन सी है? रजत क्रांति है। फिर उसके बाद में देखिएगा दूसरी क्रांति भी। दूसरी क्रांति आवास विकास यानी कि सीमेंट के उत्पादन के लिए। और सीमेंट देखा कैसा होता है? दूसरी होता है। सीमेंट कैसा होता है? दूसरा होता है। उसका कलर देखोगे सीमेंट का, वो दूसरे कलर का होता है, जिसे ग्रे कहते हैं। ग्रे, ग्रे तो समझते हो ना? तो दूसरा होता है वो। तो सुनहरी क्रांति, सुनहरी में क्या होगा? बागवान, बाग लगाएंगे तो बाग लगाएंगे तो सुनहरे लगेंगे, है ना? तो बागवानी के लिए सुनहरी क्रांति की शुरुआत की गई। सैफरॉन केसर के लिए है। ब्राह्मणी क्रांति भिंडी उत्पादन के लिए है। खाकी क्रांति, खाकी किसके लिए भी? चमड़ा। चमड़ा जो है वो खाकी रंग का होता है, इसको खाकी रंग कहा जाता है, ठीक है। सिल्वर रेशा, सिल्वर रेशा, और एक है स्वर्ण रेशा यानी गोल्डन रेशा हो गया। गोल्डन यानी कि सोने जैसा, कौन हो गया? जूट। तो स्वर्ण रेशा जूट है, जबकि सिल्वर रेशा कौन सा है? कपास। कपास सिल्वर रेशा हो गया। प्रोटीन किससे मिलेगा? दलहन से मिलेगा। तो दलहन उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार से ये क्रांतियों के नाम हैं और उनके उत्पादन किसके लिए उनको चलाया गया था, उनको अच्छे तरीके से किसी न किसी तरीके से आप जोड़ करके इनको पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलिए, इसके बारे में क्या था? इनके बारे में तो हमने चर्चा कर लिया ना। वालरा, मिलप्पा, चिमाता, इनके बारे में तो हमने देख लिया। और यहाँ पर देखिए, एक हमें लास्ट में जो पॉइंट देखना था वो था भी राजस्थान का, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश। तो कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में देख लीजिए, लास्ट में देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखो, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 10 जोन है, जबकि भारत में कितने जलवायु प्रदेश हैं? 15। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 15। और राजस्थान में कितने हैं? 10। यानी कृषि के आधार पर जलवायु प्रदेश। पहले हमने किसके आधार पर बांटे थे? वर्षा के आधार पर जलवायु प्रदेश बांटे थे। तो वर्षा के आधार पर हमारे पास में 5 थे, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 थे हमारे पास में। कोपेन का वर्गीकरण हमने किया तो कोपेन के 4 थे। कौन सा? BWHW, BSHW, CWG और नीचे AW था, ठीक है। इस प्रकार से अभी हमने देखना है कि कृषि के आधार पर जलवायु प्रदेश वो 10 हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हमारे पास में आएगा जोधपुर और बाड़मेर। जोधपुर और बाड़मेर जो क्षेत्र है इसका नाम दिया गया है फर्स्ट ए, ठीक है। ऊपर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है इसका नाम दिया गया है फर्स्ट बी,
ठीक है। और इसके बाद में चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, इसका नाम क्या है? फर्स्ट सी, फर्स्ट सी, ठीक है। अब ये पहले इस प्रकार से कोड दिए गए हैं, फिर इनका अपन नाम देखेंगे कि क्या क्या नाम रखा गया है इनका। उसके बाद देखिए ज़रा, फिर आएगा हमारे पास में झुंझुनू, सीकर और नागौर, झुंझुनू, सीकर और नागौर, ये हो गया हमारे पास में सेकंड ए, सेकंड ए, झुंझुनू, सीकर और नागौर। नीचे आ गया हमारे पास में जालोर, पाली और सिरोही, जालोर, पाली और सिरोही, ये कौन सा हो गया? सेकंड बी। फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 2 ही है। फर्स्ट में 3 कौन कौन से? पहले बाड़मेर और जालोर, फर्स्ट ए, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, फर्स्ट बी, और जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, फर्स्ट सी, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपके पास में कौन सा? सेकंड ए। सेकंड ए में कौन सा है? झुंझुनू, सीकर और नागौर, जबकि यहाँ पर सेकंड बी में पाली, जालोर और सिरोही, पाली, जालोर और सिरोही, ये हो गया हमारे पास में। इसके बाद में देख लीजिए थर्ड ए, थर्ड ए की बात करते हैं तो ये थर्ड ए में आएगा जयपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर और दौसा, टोंक और दौसा, ये चारों आएंगे, ये आएंगे थर्ड ए के अंदर भी, थर्ड ए में चारों आगे। फिर आएगा थर्ड बी, इसमें कौन कौन आ जाएगा हमारे पास में? तो थर्ड बी की यदि हम बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये किसके अंतर्गत आ गए? थर्ड बी के अंतर्गत आ गए, थर्ड बी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसके बाद देखिए ज़रा, अब आएगा हमारे पास में राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, फोर्थ ए। और उसके बाद में आएगा नीचे वाला कौन सा है अभी? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये आ जाएगा हमारे पास में फोर्थ बी। और लास्ट में आ गया हमारे पास में फिफ्थ कोटा संभाग, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। चलिए अब इसकी अपन थोड़ी सी देख लेते हैं कि इसको क्या क्या नाम दिया गया है, जल्दी से देख लेंगे। फर्स्ट ए, ज़िले कौन कौन से भी जल्दी बताएंगे? बाड़मेर, बाड़मेर और जोधपुर है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, ज़िले या तो लिखे हुए हैं अपने पास में। इसका नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, जलवायु प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट बी सिंचित, कौन सा है ये वाला? सिंचित है, तो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश, ये कौन सा हो गया? सिंचित हो गया, गंगानगर हनुमानगढ़ का सिंचित एरिया है। फिर आएगा फर्स्ट सी, ये है उच्च शुष्क, ये कैसा रहेगा? उच्च शुष्क, ये कैसा था? शुष्क, ये कैसा है? उच्च शुष्क, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित, सीमित सिंचित। तो आपको नाम से ध्यान रखना है कि शुष्क में कौन सा? बाड़मेर, जोधपुर, और उच्च शुष्क में कौन सा? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। आपको पता है सबसे कम बरसात कहाँ होती है? जैसलमेर में। सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। तो इस प्रकार से आप देखेंगे उच्च शुष्क और सीमित सिंचित। सीमित सिंचित कैसे? IGNP कहाँ पे आती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ आती है? बीकानेर से होती हुई कहाँ जाती है? जैसलमेर में। तो ये हो गया हमारे पास में सीमित सिंचित क्षेत्र हो गया।
सीमित सिंचित। उसके बाद में आती है बारी किसकी भी, सेकंड ए। सेकंड ए में जो हमारे पास में आएगा वो है अंतर्वर्ती जलोत्सरण मैदानी प्रदेश। अंतर्वर्ती इसको क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। यहाँ पे कौन सी नदी है, कांकणी नदी है जो कि सीकर और झुंझुनू में बहती है। कांकणी जो कि एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। यहीं पर ही जयपुर से होती हुई मेंथा नदी आती है, मेंथा जो नागौर से होती हुई जाती है, तो ये वो भी कैसी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो इसे आंतरिक प्रवाह की अंतर्वर्ती जलोत्सरण कहा जाता है। फिर आता है सेकंड बी। सेकंड बी जो है बताइए कौन सा क्षेत्र है, पाली, जालोर, सिरोही। तो लूणी का क्षेत्र है ये, ध्यान रखना। किसका, लूणी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। ठीक है, लूणी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कौन सा भी, थर्ड ए। तो थर्ड ए में हमने किसकी बात की थी, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। इसमें जो हमारे पास रहेंगे अर्ध शुष्क, ये कौन सा क्षेत्र आ गया, अर्ध शुष्क। लेकिन ये क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क, शुष्क नहीं है, अर्ध शुष्क है, और है किसमें, मैदानों में। तो पूर्वी मैदानी का क्षेत्र है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश है। फिर आएगा हमारे पास में थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। बाढ़ संभाव्य कैसे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर। ये वाला जो क्षेत्र है ये बाढ़ संभाव्य है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है वो किससे टच होता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगता है, और उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना नदियाँ बहती हैं। तो इसीलिए उस क्षेत्र से इसका यह बाढ़ संभाव्य क्षेत्र रहता है। यदि बरसात अधिक होती है तो इस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप आता है, तो बाढ़ संभाव्य क्षेत्र है ये। फिर आता है हमारे पास में कौन सा भी, फोर्थ ए। तो फोर्थ ए में क्या था हमारे पास में, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसे जो हम नाम देंगे वो देंगे अर्ध आर्द्र, यानी आर्द्र नहीं, पूरा आर्द्र नहीं, अर्ध आर्द्र, जिसे आप उप आर्द्र भी कह सकते हो। अर्ध आर्द्र को क्या कह सकते हैं अपन, उप आर्द्र। यहाँ मैं एक साथ इसको संधि करके लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, उपार्द्र लिखा जाएगा। अर्ध आर्द्र दक्षिणी प्रदेश। और फिर आएगा फोर्थ बी, जिसे हम कहेंगे उष्ण आर्द्र दक्षिणी प्रदेश। उष्ण क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा के पास का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण क्षेत्र होता है। तो उष्ण है, और उष्ण की वजह से, गर्मी की वजह से बरसात अधिक होती है इस क्षेत्र में, तो इसे कहेंगे उष्ण आर्द्र। ठीक है, उष्ण आर्द्र दक्षिणी प्रदेश कहेंगे। और अंत में हमारे पास में पांचवा है कौन सा भी, 5 नंबर पे, और इसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी आर्द्र प्रदेश, या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश आप इसको कह सकते हो।